तो ये शपीरो टेस्ट लगता कहाँ पर है? नॉर्मल डेटा नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मलिटी यदि डेटा की चेक करना है हमें खाली एक इंडिविजुअल अच्छा, वेरिएबल की, ओके, नॉर्मल टेस्ट। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी टेस्ट का। बहुत से टेस्ट हैं, 12-13 टेस्ट हैं, उसमें से ये एक टेस्ट है, ये सबसे ज्यादा फेमस टेस्ट है। तो देखिए दिया है कि the Shapiro will test for normality as error when you use the distribution platform examine the continuous variable. The null hypothesis for test is that the data are normally distributed. Null hypothesis क्या है? Data normally distributed. Got it? If the p-value is greater than 0.05, then the null hypothesis not rejected. मतलब null hypothesis accept हो रही है कि डेटा नॉर्मल है। तो अपना भी जो वैल्यू आया है p, वो 0.05 से ज्यादा आया है, तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। गॉट इट? किस है? टेस्ट के हिसाब से। तो ये तो एक नॉर्मलिटी टेस्ट था जो मैंने बताया आपको। अब अपन आते हैं, कुछ एक टेस्ट हैं जो विल्कोस टेस्ट वगैरह हैं, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। जैसे टी टेस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक में विल्कोस डॉट टेस्ट हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जब लिकर्ट टाइप स्केल होते हैं। तो मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूँ 1 से 5 तक के लिकर्ट टाइप स्केल के 100 ऑब्जर्वेशन के, रिप्लेसमेंट ट्रू करके। मैं इसको हटा देता हूँ पुराना सब। मैंने इसको रन किया, ये 4 डिफरेंट सैंपल बन गए मेरे पास। W 1 से 5 तक में 100 बार है, ये भी 1 से 5 तक 100 बार है, सब रेंडम है, सैंपल है, तो सब अलग अलग है। अब हम डेटा फ्रेम देखते हैं। इसको डेटा फ्रेम का मैं मर्ज कर लिए, इन सबको डेटा फ्रेम बना लिए के, ये हमारी डेटा फ्रेम होगी WXYZ। ये हमारे आइटम्स हैं WXYZ। अब यदि हमें इन आइटम्स को आपस में कंपेयर करना है, हम स्कोर नहीं ले रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं W और X को, या X और Y को, या Y और Z को। जैसे कि टी टेस्ट में किया जाता है, 2 वेरिएबल का हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक में ऑर्डिनल डेटा है। इसको कैसे करेंगे? इसमें विल्कोस टेस्ट यूज करेंगे। ये दिख रहा है आपको, W और Z में हम कंपेयर कर रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन आइटम में सेम है कि नहीं है। विल्कोस टेस्ट दे रहे हैं 0.8789, so there is no significant difference in the opinion of people with respect to W and Z question. Got it? Clear हुआ? नहीं, ये लास्ट वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ मुझे। कौन सा? ये विल्कॉक्स कहाँ लगता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑर्डिनल डेटा में, ओके। लिकर्ट टाइप स्केल। लिकर्ट टाइप स्केल में जहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक है। हाँ, लिकर्ट टाइप स्केल है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होगा। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, विल्कोस टेस्ट। ओके। ये ऑर्डिनल डेटा में यूज होता है, लिकर्ट टाइप स्केल में यदि आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं आइटम वाइज। यदि आपने स्कोर निकाल लिया है तो फिर तो पैरामेट्रिक में चले जाएंगे आप, अच्छा, है ना, ठीक है। सम करके या मीन करके, है ना, हम्म। तो पैरामेट्रिक में चले जाएंगे। क्लियर? तो विल्कोस टेस्ट 2 आइटम को, अब जैसे हम एनोवा यूज करते हैं मल्टीपल वेरिएबल के बीच में, है ना, उसी तरह से क्रस्कल वैलिस टेस्ट यूज किया जाता है कि यदि आप मालूम करना चाहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तो देखिए WXYZ में ग्रुप जो बनेंगे, एक WX का बनेगा, WY का बनेगा, WZ का बनेगा, है ना।
फिर एक्स वाई का बनेगा, एक जेड का बनेगा और एक वाई जेड का बनेगा। कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बने, कितने पेयर बनेंगे उसमें, बताइए। यही बनेंगे। यस सर। तो ये जो पेयर बन रहे हैं, अब एक एक हम हर दो दो का मतलब लेकर के एक एक पेयर को हम अलग से बिल्कुल टेस्ट लगाएं, एक तो तरीका ये हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं डब्ल्यू एक्स का ले लेता हूँ पहले, ये एक हो गया। फिर डब्ल्यू वाई का ले लेंगे, इन दोनों के बीच में बता। फिर डब्ल्यू जेड का ले लेंगे, फिर एक्स वाई का ले लेंगे, एक्स जेड का ले लेंगे, फिर वाई जेड का ले लेंगे। ये होंगे कि नहीं होंगे इतने पेयर? क्या बोलते हैं? सर इतने आपको पेयर हैं उस डेटा फ्रेम में, वेरिएबल है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यदि आपको डब्ल्यू एक्स एक पेयर बनेगा, फिर वाई जेड के बीच में देखना, आपको देखना कि सभी वेरिएबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं आपस में, है? तो ओके। आप एक 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 पेयर करके करेंगे ना। यस सर। ये तो बहुत सारे बार करना पड़ा हमें। तो इसकी जगह हम लोग क्रस्कल वैल्यू टेस्ट ले लेते हैं। यदि एक भी पेयर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो बोल देगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो वो पूरी डेटा फ्रेम पे लगता है। और जैसे डेटा फ्रेम क्लस्टर वैल्यू टेस्ट डी, डी डेटा फ्रेम थी अपनी, मैंने इसको रन किया तो ये दे दिया इसने क्रस्कल वैल्यू टेस्ट की 0.42, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। आप देखिए अपन ने भी देखा जब डब्ल्यू इनको अलग अलग तो कहीं भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। किसी में भी आया क्या 0.05 से कम, बताइए। नहीं। नहीं है। तो वही बता रहा है कि भाई कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। गॉट इट? यस सर। तो ये क्रस्कल वैल्यू टेस्ट है जो हम लोग एनोवा की जगह नॉन पैरामेट्रिक में यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको 3 का ही करना है खाली, एक्स का नहीं करना है, डब्ल्यू वाई जेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रस्कल वैल्यूज के लिए एक नया सबसेट बनाना पड़ेगा डेटा फ्रेम का। डी सिलेक्ट, हमने खाली 3 कॉलम सिलेक्ट किया, D1 में अब 3 ही कॉलम है हमारे पास। और यदि हेड देखें तो ये, सॉरी D1 रन ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मैंने लाइब्रेरी नहीं चलाई। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये D1 हो गया, तो इसका हेड देखिएगा तो ये हेड आ रहा है, डब्ल्यू वाई जेड अब एक्स नहीं है इसमें। अब इन 3 के बीच में मुझे क्रस्कल वैल्यू टेस्ट चलाना है तो ये चला लूंगा मैं। 3 वेरिएबल के बीच में देखना था मुझे आपस में, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो ये थे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, अपन ने देखा इसमें, ठीक है। अब हम लोगों का जो आज यूनिट चालू हो रहा है नया, वो है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। हमारा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस फिनिश हो गया, डिस्क्रिप्टिव हम लोग पहले कर चुके हैं, ईडी वगैरह सब 2 पार्ट हमारे फिनिश हो गए हैं। अब लास्ट जो है वो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्शन करना, ठीक है। तो आज हम उस चीज को समझेंगे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे करते हैं।
ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में कुछ चीजें मैं बेसिक आज आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले। प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि ये प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना हो। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो होता है वो यहीं से हमारा मशीन लर्निंग चालू हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम किस प्रकार से मशीन को ट्रेन करते हैं, लर्न कराते हैं, कौन कौन से मेन मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे पहले। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स की। ठीक है। एक मेथड होता है सुपरवाइज लर्निंग। इसमें हमारे पास टारगेट वेरिएबल होता है ना। क्या होता है? टारगेट वेरिएबल होता है। अब टारगेट वेरिएबल को अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसको रिस्पॉन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं ना, मतलब ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्ड वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल। एक्चुअली ये वाई के द्वारा डिनोट होता है। Got it? ये सुपरवाइज मतलब कंट्रोल वेरिएबल ऐसा है क्या? नहीं, कंट्रोल का नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ओके। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, डिपेंडेंट एक ही होता है। तो जो डिपेंडेंट y है वो x पे डिपेंड करता है। एक से एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें। ठीक है। दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। फिर हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे किसी चीज को? देखिए, हम ये हमारा y को ही हमें प्रेडिक्ट करना रहता है ना। यहाँ x1 x2 x3 आपको पता होता है। ठीक है।
समझ रहे हैं? और आपको y को प्रेडिक्ट करना है। ये किस केस में वाइस को y को प्रेडिक्ट करना है? ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो y हाँ, तो ऑलरेडी देयर है। नहीं, आप मैं बताता हूँ आपको, चीज को समझिएगा। जैसे इसमें कुछ हम लोग एल्गोरिथम यूज करते हैं अलग अलग, है ना। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अलग अलग एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो वो जो एल्गोरिथम है सुपरवाइज लर्निंग की, है ना, तो वो एल्गोरिथम में एक होती है लीनियर रिग्रेशन, व्हाट इट, जो कि इन्फ्रेंशियल में भी यूज करते हैं। दूसरा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी इन्फ्रेंशियल में भी यूज होता है। तीसरा होता है डिसीजन ट्री। बहुत सारे हैं, पर हम इसमें कुछ चुने हुए ही करेंगे। सर एक लिस्ट मिल सकता है जिसमें सारे एल्गोरिथम्स हैं और उसमें से आप बताऊं? पिक कर लें कि क्या क्या करना है। जैसे मैंने जो सिलेबस दिया है ना, एक पीडीएफ में रखा हुआ है हमारे ड्राइव पे, करिकुलम। हाँ सर, उसमें है क्या लिस्ट? हाँ, उसमें ये लिस्ट है जो अपन कवर कर रहे हैं, ओके। है ना। ये हमारे एल्गोरिथम में सुपरवाइज लर्निंग के, देखिए अगर इत्या जी समझेंगे आप इसको, जो वाई का आप कंसेप्ट पूछ रहे हैं। मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन है ना। क्रॉप प्रोडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेनफॉल प्राइमरीली। भाई? सबसे पहली चीज तो क्रॉप प्रोडक्शन सॉइल क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। प्लस सीड पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। सीड क्वालिटी, फिर सीड क्वालिटी के बाद फर्टिलाइजर्स, एक रेन पे भी डिपेंड करेगा, सनलाइट, है ना, प्लस पेस्टिसाइड्स, प्लस आपका इरिगेशन। ये चीजें डिपेंड करे, ये चीजों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बताइए आप, या है ना। मान लीजिए आपके पास हिस्टोरिक डेटा है पिछले कुछ सालों का, 50 साल का, 100 साल का, जो भी है, किसी पर्टिकुलर रीजन का या उस एरिया के विभिन्न फील्ड्स का, अलग अलग खेतों का, है ना, एक जिले के या 2 जिले के, जो भी, तो उन्होंने सॉइल क्वालिटी क्या थी, वहां सीड क्वालिटी क्या डाली, फर्टिलाइजर क्या यूज किए, रेन क्या कैसी थी, सनलाइट कैसा था, पेस्टिसाइड्स क्या यूज किए, इरिगेशन क्या कैसे किया, ये सब आपके पास डेटा है अलग अलग फील्ड का। मान लीजिए आपके पास कई फील्ड का डेटा, 1000 फील्ड का डेटा, व्हाट इट, है ना, अलग अलग सालों का। आप क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा होता है, इस डेटा को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, है ना। ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, समझ में आ रहा है। और ये डिवीजन रैंडमली होता है, ऐसा नहीं कि शुरू के हम ट्रेन में दे दें बात कर टेस्ट में। ट्रेनिंग के लिए हम जो डेटा सिलेक्ट करते हैं वो 60 to 80% डेटा हम लोग ट्रेनिंग में ले लेते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग में 40 to 20% हमारा टेस्टिंग में चला जाता है, रिमेनिंग डेटा। यहां तक पार्ट समझ में आया आपको? यस सर। और ये रैंडम लेना है, रैंडम यानी ऐसा नहीं कि हम पहले के 60% ट्रेनिंग में ले लेंगे, रैंडमली
हम 1000 डेटा में हो सकता है 998 पहले आए, फिर सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन हो, फिर 575 ऑब्जर्वेशन हो, इस तरीके से। करेक्ट? क्लियर हुआ? सैंपल फंक्शन जानते हैं ना आप? यस सर। वो लगाते हैं और उसके थ्रू हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, रैंडम चाहिए हमें। जब ये डेटा डिवाइड हो जाता है तो ट्रेनिंग डेटा को से हम मेथड यूज करके, एल्गोरिथम यूज करके मॉडल बनाते हैं। ओके? मॉडल को ट्रेन करना कहलाता है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा से होता है। क्लियर? मॉडल ट्रेन करते हैं हम लोग। अब इस डेटा से हमने मॉडल बना लिया। व्हाट इट? मॉडल में क्या होता है कि वो पैटर्न को समझता है, अंदर जो भी हमने डाले हैं y x1 x2, इस हिसाब से देखता है कि y पे x1 का क्या इफेक्ट है, x2 का क्या इफेक्ट है, x3 का, x4 का। व्हाट इट? ये अपने x1 x2 x3 ऐसे हैं और ये y। व्हाट इट? तो इन सब का इम्पैक्ट ये चेक करता है y पे, वो ट्रेन हो जाता है। ट्रेन हो जाता है, फिर हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ट्रेनिंग डेटा के साथ भी इवेल्युएट करते हैं। ये एक्चुअल y तो हमारे पास है ना डेटा में, कि नहीं है? हिस्टोरिक डेटा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में प्रेडिक्टेड y भी निकालते हैं, है ना? भाई मॉडल बन गया, हमने यही ट्रेनिंग डेटा उस मॉडल में डाला, वो हमें बताएगा कि y ये होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन का बताएगा। तो हम इसको कंपेयर करते हैं y और y केप को। डज इट मेक सेंस टू यू? कैसे कंपेयर करते हैं वो सब बात की बातें अपन देखेंगे आगे। और यदि इनमें डिफरेंस कम है y और y केप में, तो हमारा मॉडल ज्यादा फिट है कि नहीं? है ना? भाई हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टिव वैल्यू में अंतर कम आ रहा है तो हमारा मॉडल अच्छा फिट है, ज्यादा फिट कहलाएगा। तो एक तो इससे एवेल्युएट करते हैं, दूसरा टेस्ट डेटा से भी हम मॉडल को वैलिडेट करते हैं। व्हाट आर यू? ये भी इवैल्यूएशन है, वैलिडेशन ही है एक प्रकार का। अब यहाँ क्या करते हैं, इसी मॉडल में अब हम y की जगह जो हमने जो ट्रेनिंग डेटा, सॉरी y नहीं, हमने जो ट्रेनिंग डेटा डाला था वो हम उसमें क्या डालते हैं, मॉडल में टेस्ट डेटा डालते हैं। कौन सा? ये वाला डेटा। अभी तो अपन ने इसी से इसको इवैल्यूएट किया था। क्लियर हो रहा है? अब अपन टेस्ट डेटा से कर रहे हैं। टेस्ट डेटा ट्रेनिंग डेटा के लिए, मतलब टेस्ट डेटा जो है मॉडल के लिए अननोन डेटा है। मॉडल को नहीं मालूम कि भाई टेस्ट डेटा में, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा से तो वो खुद बना था मॉडल। समझिएगा पॉइंट। ट्रेनिंग डेटा से तो आपने मॉडल बनाया था, इसकी हेल्प से बनाया था कि नहीं? तो ट्रेनिंग डेटा को तो ये जानता पहचानता है, तो आपको एक्यूरेसी अच्छी दे सकता है। देखा कि नहीं देखा? भाई उसी से बना है, तो उसके लिए तो अच्छी एक्यूरेसी देगा। पर टेस्ट डेटा जो हमने अलग कर रखा है उसको तो ये मॉडल जानता नहीं है। जानता है क्या? बताइए। सर डेटा तो वही है, लेकिन 40-20% जो हम ले रहे हैं, और हमने मॉडल किससे बनाया? 60-80%, मतलब पैरामीटर्स तो वही होंगे ना सर? पैरामीटर वही है, पर वो डेटा को जानता है कि टेस्ट डेटा में क्या था। भाई वेरिएबल तो वही रहेंगे, बिना वेरिएबल वो नहीं होंगे तो लेगा ही नहीं मॉडल। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल तो पार्ट ऑफ द डेटा। मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, टेस्ट डेटा में जो वैल्यूज है। हाँ, वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगे। तो वो क्या टेस्ट डेटा को पहचानता है? जानता है क्या पहले से? नहीं। नहीं जानता, अननोन डेटा है उसके लिए। तो जब हम टेस्ट डेटा को डालेंगे, वो टेस्ट डेटा का भी अपने पास y है, तो हमने पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। व्हाट इट? तो y हम अलग कर लेंगे, बिना y के हम x1 x2 x3 को पूरा डाल देंगे मॉडल में। मॉडल हमें y कैप दे देगा इसमें भी, और इस y कैप को हम टेस्ट डेटा की y से कंपेयर करेंगे। ओके। तब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी एक्चुअल मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। हम हमेशा इवेल्युएट करते हैं मॉडल को, वैलिडेट या इवेल्युएट करते हैं किसके थ्रू? टेस्ट डेटा के थ्रू।
ओके, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे लिए फाइनल होते हैं टेस्ट डेटा से, जो इवैल्यूएशन होता है। ट्रेनिंग डेटा तो उसी से बना है, वो तो अच्छा ही देगा। व्हाट इट? हाँ जी पनेंद्र, यस सर। भाई जिस डेटा से वो बना है उसके लिए तो अच्छा ही है ना। यस सर। तो सर एनी डाउट? इसमें भी वही मॉडल हम ट्रेन कर रहे हैं रिमेनिंग डेटा पे, तो मतलब सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, मतलब फिर मॉडल तीनों थोड़ी ट्रेन कर रहे हैं हम टेस्ट डेटा से, आपने ट्रेनिंग डेटा से, आपने ट्रेनिंग डेटा से मॉडल बना दिया, ये मॉडल बन गया। ये किससे बना? ट्रेनिंग डेटा से बना है पूरा स्ट्रक्चर मॉडल का। एक हाइपोथेटिकल समझे, अब मैंने इसमें ट्रेनिंग डेटा ही डाला तो ये तो आउटपुट मुझे अच्छे से देगा, क्योंकि इस डेटा को जानता है, इसी से बना है, इसकी नब्ज जानता है, हर वेरिएबल का वो जानता है बारे में, तो ये अच्छा आउटपुट देगा। पर यदि मैं इसमें टेस्ट डेटा डालता हूँ, मॉडल तो ट्रेनिंग डेटा से बना हूँ, मॉडल थोड़ी बना रहा हूँ टेस्ट डेटा से। पॉइंट समझ रहे हैं? मॉडल तो मेरा ट्रेनिंग डेटा से बन गया ये मशीन। अब इस मॉडल के अंदर मैं टेस्ट डेटा डाल रहा हूँ, देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। अब भविष्य में भी आप इसमें और भी डेटा डालेंगे रियल टाइम में, तो ये आउटपुट देगा कुछ ना कुछ आपको। मान लीजिए मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ कि किसी को, या ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी डेटा सेट रहते हैं, तो किसी को कैंसर है या नहीं है, मेलिगेंट और क्या बिनाइन और मेलिगेंट दो कैटेगरी होती हैं, है ना। तो ये दो कैटेगरी में ये अपन मान ले यस या नो, ओके, ये हमें पता करना है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आता है। अब आपके पास पिछला डेटा है और इसके जो भी कैंसर के पैरामीटर होते हैं वो सब डले हुए हैं, ओके, कॉलम नेम के हिसाब से। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। आपने मॉडल बनाया, वही ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा में डिवाइड कर मॉडल बन गया, आपने ट्रेनिंग डेटा से उसको इवेल्यूएट कर लिया, काम खत्म हो गया, एक्यूरेसी अच्छी आ गई आपकी, मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी आ गई 82%, बहुत अच्छी बात है। अब ये मॉडल आपने डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय यानी इसका सॉफ्टवेयर बन गया, पोर्टल बन गया, है ना। अब डॉक्टर लोग इसको यूज कर रहे हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, तो ये जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर कॉलम बने रहेंगे पैरामीटर्स के, 1 2 3 ऐसे कॉलम बने रहेंगे। अब मान लीजिए अलग अलग पैरामीटर हैं, x1 x2 x3, ये आप वैल्यू फिट करेंगे, है ना। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये y आपको दे देगा यस या नो, गॉट इट। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वो लिखा हुआ दे देगा हाँ भाई है या नहीं है। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो बार बार तो मॉडल बना है, हाँ मॉडल एक ही बार बनेगा, फिर बाकी हम उसमें टेस्टिंग करते रहेंगे। हाँ नहीं, टेस्टिंग तो एक ही बार हो गई, अब इसके बाद आप यहाँ यूज कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं उसको। नहीं यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, अब यूटिलाइज हो रहा है, ओके डिप्लॉय हो गया ना। हाँ डिप्लॉय हो गया तो यूज में आ गया मॉडल, आपके मोबाइल एप्लीकेशन बन गई, कुछ भी बन गया। जैसे आप मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह वाले मोबाइल ऐप रहती है उनके पास, तो वो लोग या लोन वगैरह के लिए मोबाइल ऐप पे चेक करते हैं आपका कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपकी इनकम कितनी है, ये फलाना ठिकाना, उससे आपकी पता चलता है एलिजिबिलिटी कितने अमाउंट की है लोन की, है ना। तो भी प्रेडिक्टिव मॉडल है, पर वो उसके अंदर क्या, वो प्रेडिक्टिव तो नहीं है एक्चुअली, वो फिक्स है, वो प्रेडिक्टिव नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि उसमें रेंज दी हुई है हर चीज की पहले से। यहाँ पर ने कोई रेंज डिसाइड नहीं करी, ये खुद मॉडल जब ट्रेन करते हैं वो खुद डिसाइड करता है ना। गॉट इट? यस सर। तो आपको समझ में आया ये चीज भाई, बताइए।
कंसेप्ट सर आ गया सर, मुझे आ गया सर। तो बाकी लोगों का क्या भैया, सब शांत बैठे हैं। सर आ गया। आ गया, क्लियर हुआ? हाँ ना बोल दिया करो भैया। सर अवेलेबल डेटा से मॉडल बना रहे हैं ना सर, और फिर हम अपना टेस्ट डेटा ऐड करते नहीं, अवेलेबल डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट। हैं। ठीक है, ट्रेनिंग। ओके। ट्रेन से मॉडल बनाते हैं, टेस्ट इवेलुएट करते हैं। ओ- ओके? अब यहां तो मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज्ड वाले में कि जहां वाई है हमारे पास वाई नहीं, टारगेट वेरिएबल ही नहीं है, तब अभी तो हम वाई प्रेडिक्ट कर रहे थे। पता सर यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा नहीं है हमारे पास, नहीं, डेटा तो हिस्टोरिकल है। तो सर उस पे फिर तो आउटपुट भी रहेगा ना सर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा हो कि आपके पास कोई टारगेट वेरिएबल नहीं हो, मान लीजिए आपके पास कस्टमर्स का डेटा है ना? हम्म कस्टमर सेगमेंटेशन मालूम है? हम्म तो आपके पास कोई टारगेट वेरिएबल तो नहीं है ना, आपने सेगमेंट कैसे किया? जो आपके पास x1 x2 x3 है, उन सब में सेम पैटर्न देखने पे आपने उसको सेगमेंट किया कि नहीं किया? हम्म है ना? हम्म तो ये कहलाता है अनसुपरवाइज में जो चीजें आती वो आती हैं क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन। क्या होता है? क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन। तो मान लीजिए x1 हमारा इस रेंज से इस रेंज में है, तो वो अपने अलग अलग क्लस्टर बन जाते हैं, है ना? तो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, इस प्रकार से हम क्लस्टरिंग कर लेते हैं। तो हर क्लस्टर में x1 x2 x3 x4 x5 के कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? डिफरेंट रेंज के कॉम्बिनेशन होते हैं। यह टारगेट वेरिएबल आपका इमर्ज हुआ है, डेवलप हुआ है क्लस्टर के रूप में, पहले नहीं था। बात समझ में आई? ये आपका वाई बन गया, बाद में बन गया, पहले नहीं था ना ये। आपने वाई क्रिएट किया, गेट इट? अब आपने वाई क्रिएट कर लिया, अब आपके पास क्लास हो गई C1 C2 C3 C4। अब आपने मॉडल बना लिया, अब आप x1 x2 x3 x4 x5 डालेंगे, ये बता देगा कौन से उसमें जाएगा। गॉट इट? हैं? क्लियर हो रहा है संगीता? सर मतलब ये एक प्रकार से एक ये रॉ डेटा है जिसमें हमने वाई नहीं निकाला हुआ है, पहले हम इसमें वाई वाई है निकाले। ही नहीं हमारे पास इसमें, ओके ठीक वाई है ही नहीं हमारे पास। डेटा है, मान लो कस्टमर का डेटा है और हमें कस्टमर सेगमेंटेशन करना है ना? ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन करना है, कौन सा कस्टमर क्या खरीदता है, कौन सा कस्टमर क्या खरीदता है, उनका बिहेवियर क्या है, तो वो अलग अलग वेरिएबल होंगे, है ना? उस हिसाब से जब हम इसमें भी डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, वो सभी में करना रहता। ओके सेम एल्गोरिथम अलग होती है, एल्गोरिथम क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन की अलग होती है, ठीक है? हायरार्किकल एक होती है और एक होती है के मींस, कोहेनन भी होती है, बहुत सी है। तो मेन जो होती हैं 2 होती हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है? वो अपन देखेंगे आगे डिटेल में। उसके द्वारा हम क्लस्टर डिसाइड करते हैं कितने क्लस्टर होंगे और क्लस्टर कैसे कैसे होंगे, ठीक है? तो ये आप जो भी नया डेटा डालेंगे, जब इसका मॉडल मैंने डिप्लॉय कर लिया, तो वही कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है,
देखिएगा मेरे पास बॉम्बे हॉस्पिटल में जब मैं कंसल्टेंट था तो वहाँ 3 कैटेगरी थी कार्डियक पेशेंट की। एक पेशेंट वे कि उनके सब टेस्ट करवाते थे, टीएमटी मशीन के भी डेटा आता था, फलाना आता था, लेबोरेटरी का डेटा आता था, इकोकार्डियोग्राफी, सब मतलब बहुत सारे डेटा होते थे, करीब 45 एक वेरिएबल होते थे। वो हिस्टोरिक डेटा से उनको मालूम था कि ये पेशेंट का ये कैटेगरी इसकी है, इसको तो 3 कैटेगरी हमने बनाई थी कि जो मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, है ना, जो ब्लॉकेज है मेडिसिन से थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है, ब्लड को कम करके इस तरीके से। गॉट इट। दूसरी कैटेगरी थी कि भाई उसके स्टेम वगैरह डलेगा। इज इट क्लियर? और तीसरी कैटेगरी थी कि उनकी बाईपास करना पड़ेगा। गॉट इट। ओके। तो ये तो कैटेगरी वाई उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। उस हिसाब से हम एक सुपरवाइज मॉडल बना सकते थे, हाँ। है ना। और आगे हम जो भी डेटा डालते डिप्लॉय करने के बाद तो उसके अंदर क्या होता है बता देता किस कैटेगरी में जा रहा है, और ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, इस टाइम लगेगा इसको, या फिर ये इसको बाईपास करवाना पड़ेगी। गॉट इट। डॉक्टर को इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक आइडिया डॉक्टर को मिल जाता, बाद में वो रिपोर्ट को देख लेता, हाँ ये सही है नहीं। मैंने क्या किया था इस मॉडल को, मैंने कहा कि साहब आपका एक्चुअल वाई दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि मेरा मशीन लर्निंग यही वाई देता है कि नहीं देता है मुझे, बिना वाई के। वाई हटा दिया मैंने डेटा सेट में से। समझिएगा बात, ये कितने क्लस्टर बनाता है। तो मैंने वो डेटा डाला, क्लस्टरिंग और सेगमेंटेशन की एल्गोरिथम लगाई, तो मुझे 3 ही क्लस्टर मिले, नहीं 3 नहीं 4 मिले थे मुझे, 4 क्लस्टर मिले थे 3 की जगह। तो जो क्लस्टर 1 था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। पॉइंट को समझेंगे। और उससे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई उन लोगों के लिए कि वहां एक कैटेगरी और होती है 1 और 2 के बीच में, जिसको उन्होंने 1A कैटेगरी नाम, ग्रुप 1A दिया, नाम दिया था उसके अंदर। उस पे एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी छपा था उनका। एक सेकंड। तो वो एक नई चीज एक्सप्लोर हुई क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन में। वो मेडिकल ग्राउंड पे उनके लिए बहुत उपयोगी थी। मैं तो नहीं समझ पाया उस चीज को कि उस डिफरेंस को, हेयरलाइन डिफरेंस था। तो वाई के हिसाब से तो 3 कैटेगरी उनकी थी, यदि मैं सुपरवाइज में जाता उन्होंने दी थी, पर मैंने जब क्लस्टरिंग करी तो मुझे कुछ और भी मिला वहां। मेरा ये कहने का मतलब है, क्लियर? व्हाट इट। यस। तो क्लस्टरिंग इसलिए की जाती है कि यदि आपके जो कैटेगरिकल वाई है और क्लस्टरिंग करके भी आप चेक कर लें क्या हमें भी उतनी ही कैटेगरी मिल रही है, क्या ज्यादा मिल रही है क्या, या कम मिल रही है ना। कई बार हम लोग चेक करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन ना, इनमें सब में हम सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग करते हैं। अनसुपरवाइज समझ में आ गया भाई, टारगेट वेरिएबल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। टारगेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है।
नेक्स्ट है सेमी सुपरवाइज पे, हमें जाना नहीं, दोनों का मिला जुला होता, इसकी कोई अपन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, रेनफोर्स भी नहीं पढ़ेंगे। ये जो लर्निंग यूज होती हैं ये मोस्टली डीप लर्निंग में आती हैं, वहाँ हम लोग उपयोग करते हैं चैटबॉट वगैरह। हमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज ये दोनों तरह की स्टडी करनी। अब जो सुपरवाइज्ड है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। ये दो प्रॉब्लम होती सुपरवाइज्ड की। रिग्रेशन है ना, आपका जो टारगेट वेरिएबल वो न्यूमरिक एंड कंटीन्यूअस। पॉइंट समझ में आ रहा है? रिग्रेशन जैसे आप सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, क्रॉप का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप क्या आएगी? कोई वैल्यू आएगी ना, तो न्यूमरिक है ना। यस सर। कौन सी प्रॉब्लम है? रिग्रेशन। रिग्रेशन। यदि मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा था, बेनाइन और मेलिगेंट में, वो कौन सी हुई? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया आप लोगों का कंसेप्ट? यस सर। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती क्लस्टरिंग, जो कि अनसुपरवाइज होती है। तो तीन तरह की प्रॉब्लम होती है ना। सर ये प्रॉब्लम कैसे है? प्रॉब्लम के टाइप है, रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम हो सकती है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, या क्लस्टरिंग हो सकती है। मतलब जो भी आपको टारगेट दिया गया है वो किस तरह का है, उसमें रिग्रेशन लगेगा, क्लासिफिकेशन होगा या क्लस्टरिंग होगा। टाइप ऑफ, ओके। हम प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं इसको, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग इसको प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में, यार ये कौन सी प्रॉब्लम है? रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है ना। मेथड अपने पास क्या है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ओके। है ना। सेमी सुपरवाइज्ड या रेनफोर्समेंट, these are the method, these are the algorithm, okay, these are the type of problem, got it? Regression, classification, clustering, understand? Okay. Yes, sir. तो इसमें हम लोग वन बाय वन ये सभी क्लियर करेंगे। लीनियर, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, टाइम सीरीज और क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन, ये हम लोगों को पांचवा एल्गोरिथम पढ़ना है, ठीक है। इनको भी सर हम आर में करेंगे या हम पाइथन में शिफ्ट होने वाले हैं? नहीं, आर्मी करेंगे इनको, है ना। इनको हम आर्मी में करने वाले हैं। आर में सर इनकी लाइब्रेरीज है अच्छी, जितनी पाइथन में है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है आर में। मशीन लर्निंग, अप टू मशीन लर्निंग आप आर पे जा सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग से फिर चालू हो जाता पाइथन भी मशीन लर्निंग में अच्छा काम करता है, क्योंकि अभी तक अपन ने आर के बेसिक समझे हैं। तो पहले आर से हम इन एल्गोरिथम को समझे, फिर पाइथन पे करेंगे बाद में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पहली प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की, प्रेडिक्टिव एनालिसिस की, सुपरवाइज लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, जो कि रिग्रेशन प्रॉब्लम नाम से ही समझ में आता है। लीनियर रिग्रेशन में मैं आपको एक पहले पीपीटी शेयर करता हूं।
लीनियर रिग्रेशन मॉडल। समझिएगा, जो चीज मैंने समझाई है आपको उसको दोबारा से मैं थोड़ा सा इधर रिवाइज कर रहा हूँ। मॉडलिंग यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मॉडलिंग जो होता है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, इनमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, इन विच द मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा जस्ट लाइक ह्यूमंस लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। जैसे कि मनुष्य अपने तजुर्बों से सीखता है, वैसे ही डेटा को हिस्टोरिक डेटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है मॉडल। Machine learning models can be classified into the three types based on the task performed and the nature of the output। ये जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह का, जो उनके टास्क परफॉर्म करेंगे या नेचर ऑफ आउटपुट, इसलिए हम इसको रिग्रेशन क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। रिग्रेशन, द आउटपुट वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, द क्रॉप प्रोडक्शन बेस्ड ऑन रेन, जो मैंने बताया आपको, व्हाट इट। Classification, the output variable to be predicted is a categorical variable classifying the person in COVID-19 positive or not। क्लियर हुआ? सिम्टम्स के द्वारा आप उसको पता करना चाहते हैं, टेस्ट से तो पता चल गया। Clustering, no predefined notation of a label is allocated to the groups, clusters form customer segmentation। Got it? हाँ जी, हाँ या ना? Yes, sir. We can also classify machine learning models into two broad categories। मैंने बताई थे आपको चार हैं, पर दो डीप लर्निंग में यूज होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स एंड अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड्स। सुपरवाइज लर्निंग मेथड में क्या होता है, पास डेटा विद लेबल्स इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग द मॉडल। लेबल्स मतलब टारगेट वेरिएबल है, यहाँ समझ में आ रहा है। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। मैंने बताया रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी। अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉन प्रीडिफाइंड लेबल्स आर असाइन्ड टू द पास डेटा। प्रीडिफाइंड नहीं है लेबल्स, लेबल्स आप बाद में डिफाइन करते हैं क्लस्टरिंग के बाद, जैसा मैंने बताया ना, टारगेट वेरिएबल हम डेवलप करते हैं। क्लियर? तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फॉल अंडर दिस कैटेगरी अनसुपरवाइज्ड में। व्हाट इट? यस सर। अब हम रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं। सो द रिग्रेशन मॉडल इज ए statistical procedure that allows a researcher to estimate the linear or straight line relationship। linear regression model की बात हो रही है, that relates two or more variables। तो ये क्या करता है कि हम एस्टिमेट लीनियर पता करते हैं। लीनियर एस्टिमेट यानी कोफिशिएंट है ना, और कांस्टेंट पता करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बताता है टारगेट और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस वेरिएबल के बीच में। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस वेरिएबल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। व्हाट इट? दिस लीनियर रिलेशनशिप समराइजेस द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल दैट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन अनदर वेरिएबल और वेरिएबल्स, है ना। यदि आप किसी वेरिएबल में या बहुत सारे वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, ये बताता है। यही चीज अपन ने देखी अभी तक। द मॉडल कैन आल्सो बी टेस्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मैंने क्या बताया है कि रिग्रेशन एनालिसिस इन्फेंशियल में भी यूज होता है। व्हाट इट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, to test whether the observed linear relationship could have emerged by chance or not। ये चेक करने के लिए by chance ये emerge हुई है relationship या है। There are two linear regression models, simple linear regression, multivariate linear regression। Simple linear regression में there is only one independent variable। नहीं, dependent तो one ही होता है पर independent भी one है, that is simple। मल्टीवेरिएट में देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन में देखा था अपन ने, है ना। मल्टीवेरिएट, यदि आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन और रेन हो, रेन खाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, कितनी मिलीमीटर बारिश होने पे कितनी क्रॉप होगी ये पता करना है तो सिंपल हो जाएगा।
the two variable regression model assigns one of the variable the status of an independent variable and the other variable the status of dependent variable. जैसे मैंने बताया सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो ही वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है. Got it? The independent variable may be regarded as causing changes in the dependent variable. जो independent variable है वो इफेक्ट करता है, उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड होता है. Got it? उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. The independent variable may occur prior in time to the dependent variable, है ना. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्टिविटी पहले होगी तभी डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू. भाई बारिश होगी उसी हिसाब से क्रॉप मिलेगी. तो ये यहाँ बात करी जा रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऑकर प्रायर, वो पहले घटित होगा, है ना. रेन पहले घटित होगी और क्रॉप उसके बाद आएगी डिपेंडेंट वेरिएबल की. गॉट इट? यहाँ ये चीज एक्सप्लेन. इन रिग्रेशन में हम ये डेटा पॉइंट्स है जो भी इसमें स्टार दिख रहे हैं, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है. कि मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमारा रेन है और वाई एक्सिस पे क्रॉप प्रोडक्शन है, एज्यूम कर लो. ठीक है. तो जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन रेन कम है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो रही है ना. भाई यहाँ रेन कम है, इधर रेन ज्यादा है. गॉट इट? जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे रेन का अमाउंट बढ़ते जाएगा. रेन का स्केल है, ये क्रॉप प्रोडक्शन का स्केल है. तो रेन कम है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम है. यहाँ रेन इतनी ही तो क्रॉप प्रोडक्शन इतना हुआ, यहाँ रेन इतनी क्रॉप प्रोडक्शन. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी फ्लो में बढ़े, कभी कम ज्यादा भी होता है ना. तो ये हमारा डेटा है. हमें इसमें एक ऐसी लाइन खींचना है जो बेस्ट फिट लाइन. क्या हो? बेस्ट फिट लाइन. बेस्ट फिट लाइन क्या होता है कि जो y है ये एक्चुअल y है और ये लाइन पे हमारा प्रेडिक्टेड y आएगा. क्लियर हो रहा है कंसेप्ट सर? यस सर. तो इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस जितना कम हो, एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा, लाइन उतनी बेस्ट फिट कहलाएगी. मतलब एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y के बीच का डिफरेंस क्या एक प्रकार की एरर है कि नहीं है? इसको हम एरर बोलते हैं. क्लियर? एरर ही हुई ना. ये जो अंतर आ रहा है एक्चुअल में और प्रेडिक्टेड में जो अंतर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा कि नहीं? हाँ जी. यस सर. इसको रेसिडुअल भी बोलते हैं, एरर भी बोलते हैं, रेसिडुअल भी बोलते हैं. तो we find residuals with and the RSS for a given line passing through the scatter plot. Residual sum of square. RSS का मतलब है residual sum of square. Then we find the equation of the best fit line by minimizing the RSS. Residual sum of square को minimize करने की कोशिश करते हैं. और ये हम लोग इसमें ग्रेडियंट डिसेंट मेथड का उपयोग होता है R में या पाइथन में, जिसके द्वारा ये डिसाइड करता है कि ये बेस्ट फिट लाइन कहाँ आएगी. आरएसएस को चेक करता जाता है, जहां सबसे कम आरएसएस मिलता है उस लाइन को फिट कर देता है. इटरेशन होता है बैक एंड में. और जब इसको बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है तो यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा y = mx + c. कभी पढ़ा था? है लाइन का डेफिनेशन है ना. तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m जो है वो स्लोप है और c जो है वो इंटरसेप्ट है. c ये है और m जो है वो स्लोप है इस लाइन का. गॉट इट? तो क्या होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, m की जगह c की जगह β0 और m की जगह β1. यदि मैं इस लाइन को देखूं तो हम ऐसे रखा. तो हम इसको लिखते हैं ऐसे. Got it?
बीटा 0 यहाँ इंटरसेप्ट है और बीटा 1 यहाँ पे स्लोप है। तो हम उसका इटरेशन के द्वारा जब हमारी बेस फिट लाइन आ जाती है, जब हमारा आरएसएस बहुत कम होता है, उस लाइन का हम ये देखते हैं इंटरसेप्ट कितना है, वो हमारा हो जाता है बीटा 0 और उसका स्लोप चेक करते हैं, है ना, वो हो जाता है हमारा बीटा 1। अब ये जब बीटा 0 बीटा 1 हमेशा एक यूनिक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, बताइए भाई। इस स्लोप से और इतने डिग्री पे कोई लाइन जा रही होगी तो यूनिक लाइन जाएगी ना, एक से ज्यादा जा सकती है। ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप, एक ही लाइन जाएगी ना। हाँ, इंटरसेप्ट चेंज कर दो, स्लोप सेम रहेगा तो पैरेलल लाइन बन जाएगी इससे। गॉट इट? सर ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए। ये इंटरसेप्ट है, y की जो हाइट है, जहां वो y को इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को, ये आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। इस इंटरसेप्ट से और सेम स्लोप पे, स्लोप क्या होता है, ये जो थीटा बन रहा है ना x एक्सिस के साथ, इसका टेंजेंट, तो टेन थीटा, ठीक है, जो एंगल बना रहा है, तो मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस इंटरसेप्ट पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हो कितनी लाइन पास हो सकती है? एक लाइन, यूनिक लाइन पास होगी कि नहीं होगी? हाँ, यदि मैं इंटरसेप्ट चेंज कर देता हूँ और एंगल वही रहने देता हूँ तो दूसरी लाइन हो जाएगी। तो यदि बीटा 0 और बीटा 1 हमें मालूम है, फिक्स है, तो एक यूनिक लाइन मिलेगी ना हमें, एक से ज्यादा तो नहीं मिलेगी। और बीटा 0 बीटा 1 क्या है यहाँ पर? अरे वही तो बता रहा हूँ, बीटा 0 स्लोप है और बीटा 0 आपका इंटरसेप्ट है और बीटा 1 स्लोप है। मतलब मैंने y इक्वल टू mx प्लस c को इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन में, ये बताया। गॉट इट? ये वही चीज। तो यदि आपको बीटा 0 बीटा 1 मालूम है तो वो बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी कि बना सकता है कि नहीं बना सकता उसकी इक्वेशन। तो इसमें x1 ओरिजिनल वेरिएबल है, b स्लोप y कैप, हाँ y कैप और जो है वो c प्रेडिक्टेड इंटरसेप्ट हो गया। गॉट इट? ठीक है। So we know that the best fit line is obtained by minimizing a quantity called the residual sum of squares. And we will now be introduced the concept of cost function. अब हम cost function की बात करेंगे। Cost क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बताइए। मिनिमाइज होना चाहिए शायद। मिनिमाइज होना चाहिए, करेक्ट। इसलिए कॉस्ट फंक्शन की बात करें। बेस्ट फिट लाइन, अब समझेंगे कॉस्ट फंक्शन की कंसेप्ट। द बेस्ट फिट लाइन इज फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ आरएसएस। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, आरएसएस हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? आरएसएस कैसे हुआ? रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेसिडुअल सम वही बताता हूँ अभी आगे आपको, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलता है, which is equal to the sum of squares of the residual of each data point in the plot. Residuals for any data point is found by subtracting predicted value of dependent variable from the actual value of dependent variable. समझिएगा इस पॉइंट को। जो y की एक्चुअल वैल्यू है उसमें से y कैप माइनस करते हैं, ये कहलाता है रेसिडुअल। ई से डिनोट कर रहे हैं इसको। ओके, कैप y जो प्रेडिक्टेड है, y एक्चुअल है। हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर लेते हैं, ये सब, और इसका समेशन कर देते हैं स्क्वायर। गॉट इट? ये कहलाता है आरएसएस। समझ में आ गया? सर एरर का डेफिनेशन कुछ इसी टाइप का था राइट? भाई एरर ही तो बता रहा हूँ, एरर ही है। रेसिडुअल यानी एरर।
ये एरर ही हुआ ना, ये जो गैप आ रहा है एक्चुअल में और प्रेडिक्टेड में, ये क्या है, किसको शो कर रहा है? आपको प्रेडिक्ट एक्चुअली आ रहा है, आपका प्रेडिक्शन ये निकल रहा है, तो क्या हुआ, इसके बीच का गैप क्या हुआ? तो एसेंशियली हम ये कह रहे हैं कि एरर को मिनिमाइज करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो लाइन बेस्ड फिट होगी हमारी, है ना? ऐसी लाइन होना चाहिए जिसका RSS बहुत कम हो। व्हाट इट, ओके। RSS कम होगा तो लाइन अच्छी फिट होगी, है ना? हम लोग समेशन ऑफ ई की बात क्यों नहीं करते? एरर कम हो, हम एरर के स्क्वायर के समेशन की बात क्यों करते? तो सर कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे। उसमें चांस ये होते हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है लाइन के, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला लफड़ा आ जाता है। और ये मान लो कि जो ऊपर वाले हैं उनका सम और नीचे वाले का सम इक्वल हो जाए तो समेशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं है? नेगेटिव वैल्यू का सम और पॉजिटिव वैल्यू का सम यदि इक्वल हो जाए तो टोटल समेशन 0 होगा कि नहीं होगा? सब फिगर अलग अलग हो तो कैसे होगा सर 0? मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर की वैल्यू है इसमें एक्चुअल y बड़ा है सब में, और ये प्रेडिक्टेड y लाइन में ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, लाइन के ऊपर वाली वैल्यू में, तो ऊपर के वैल्यू का सम y माइनस वाई केप का, और नीचे वाले वैल्यू जो है y एक्चुअल y छोटा है y केप बड़ा है, तो ये नेगेटिव देगी कि नहीं देगी हमें वैल्यू? y माइनस वाई केप का फार्मूला है ना आपका, तो है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ये पॉजिटिव। इसका सम और इसका सम यदि इक्वल होगा तो हमें तो टोटल समेशन चाहिए सिग्मा ई में। हाँ। तो यदि ये दोनों समेशन, ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा। हाँ ठीक है। यस सर। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। तो जब एरर 0 हो गई तो मतलब वो लाइन पूरे पॉइंट्स, एक्चुअल पॉइंट्स भी उस लाइन पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? या तो ये पूरे एक्चुअल पॉइंट्स इस लाइन पे आ जाए तब भी समेशन 0 होगा, क्योंकि एरर होगी नहीं। Got it? यदि ये सब पॉइंट्स इस पॉइंट पे लाई कर रहे हो, एक्चुअल पॉइंट्स भी, तो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस क्या हुआ, होगा क्या डिफरेंस? नहीं होगा। सब पॉइंट का 0 आएगा ही, तब भी समेशन ऑफ ई 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? राइट। तो दो कंडीशन में समेशन ऑफ ई 0 हो रहा है। एक तो पहले में कि एक भी पॉइंट लाइन पे नहीं है एक्चुअल, तब भी 0 हो रहा है कि ऊपर का सम और नीचे का सम इक्वल था। बट इट और सभी पॉइंट्स यदि लाइन पे होंगे तो समेशन ही 0 होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सभी पॉइंट्स लाइन पे हैं तो भैया बेस्ट फिट लाइन है, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन हुआ। बट इट पर यदि ऊपर और नीचे वाली में बात कर रहा हूँ उस तरीके से 0 हो रहा है तो समेशन ऑफ ई हमें मिसलीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम तो ये समझेंगे समेशन ऑफ ई 0 मतलब सभी पॉइंट उस लाइन पे, यही समझा जाएगा ना। तो समेशन ऑफ ई जो है वो कॉस्ट फंक्शन तो हो नहीं सकता, है ना, कॉस्ट फंक्शन इसको मान नहीं सकते। हम क्या करते हैं, इसलिए हम y माइनस वाई केप का स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर? जो नेगेटिव होते हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। -2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 4 होगा, और 2 का स्क्वायर 4। तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। फिर हमने उसका समेशन किया तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, 0 तो नहीं होगा कभी, है ना? 0 हो सकता है क्या? तो इसलिए RSS लिया जाता है इंस्टेड ऑफ R की जगह। ओके, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर।
है ना। ये RSS से देखिएगा, सिग्मा सॉरी EI स्क्वायर E2 E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ऐसे करके EN स्क्वायर जितने भी डेटा पॉइंट्स है तो उन सब के स्क्वायर का सम, दैट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस टू यू? ओके, इसी को एलेबोरेटली समझाया, कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गई? ऐसे कंसेप्ट समझना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस क्या करना है, कंसेप्ट समझने की बात है, प्रैक्टिस तो आर पे करने की बात है। सर ये बेस्ट पेड लाइन तो आपने जो विजुअलाइजेशन में बताया था वो तो खुद ही बना देता है ना, मतलब हमने अगर डेटा डाला तो खुद ही बना देता। ये तो कंसेप्ट समझ रहे हैं आप, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में बन जाती है। बीटा 0 बीटा 1 सब आ जाता है। क्लियर? यस सर। कुछ चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बेस्ट फिट R स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर। एक तो हमने RSS देखा जो कि कॉस्ट फंक्शन है ना, और भी होते हैं, R स्क्वायर होता है, RAC होता है, RMAC भी बोलते हैं उसको, रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर। मेरे ख्याल से आज अपन इतना ही रहने दें। यस सर। ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में, और भी चीजें हैं, पॉइंट एक्सप्लेन करना ज्यादा हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा आपको कि यार ये क्या है, 3-4 चीजों से क्यों मेजर कर रहे हैं, है ना। नहीं सही सर, कल क्लासेस है क्या सर? कल नहीं है, वही मंडे है ना। सर वो शैडो से वो बोल रही थी डेज को चेंज करने के लिए। तो आप लोग डिसाइड कर लो, बता दो। नहीं ओके डिसाइड हम लोग करके तो रेडी हैं, बताओ शायद तो आप लोग हैं। हम लोग कहते हैं रेडी हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। हाँ टाइमिंग टाइमिंग यही सही है, डेज चलेगा। विद्या से भी पूछ लो, टाइमिंग में उसको सुबह थोड़ा सा दिक्कत रहता है मेरे ख्याल से, क्या है। हाँ एक बार एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली। आज डिस्कस करके आज आप फाइनल बता दो, हम्म। है ना, ग्रुप पे एक कंक्लूजन पे पहुंच जाए, वो टाइम और डे ठीक फाइनल कर दो, अपन उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर। आज आप लोग कर लें इस चीज को फाइनल, है ना सभी लोग, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।